बच्चों नमस्कार। आइए बच्चों, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको पिछली क्लास में मैंने एक पोयम पढ़ाई थी, द बॉल पोयम, और वो पोयम आपकी पूरी समाप्त हो गई थी। आज हम आपकी जो बुक है उसका आगे वाला चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यानी एन फ्रैंक की जो डायरी है उसमें से, एन फ्रैंक की डायरी में से, ये इसका हिंदी अनुवाद है। एन फ्रैंक की डायरी जो है उसमें से कुछ अंश है, कुछ फ्रैक्शन है, वो इसमें दिया गया है और वो आपको पढ़ना है। और बच्चों जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है इसकी ऑथर का नाम भी क्या है, एन फ्रैंक है। एन फ्रैंक की जो डायरी है बच्चों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड डायरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो डायरी है ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरीज में से एक डायरी है। लोग क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं। जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उसकी बच्चों कई विधाओं में से एक विधा है डायरी लेखन। डायरी लेखन में व्यक्ति क्या करता है कि हर दिन की जो घटनाएं हैं, हर दिन की घटनाओं को डेट वाइज, डे एंड डेट वाइज, दिन तथा दिनांक के अनुसार हर दिन की घटनाओं को लिखता है। सुबह से लेकर के शाम तक उसका जो समय गुजरता है और इस दरमियान उसको जो जो मुख्य बातें लिखने लायक होती है उनको डायरी के अंदर पिन पॉइंट नोट्स के रूप में डायरी में लिखता है। इस प्रकार की जो साहित्यिक विधा है, दिस फॉर्म ऑफ लिटरेचर, साहित्य की जो इस प्रकार की विधा है, दैट इज नॉन एज डायरी, उसे आप डायरी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात बच्चों, दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी डायरीज है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण अवदान दिया है, या साहित्य के क्षेत्र में जो मील का पत्थर साबित हुई है, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। ऐसी कई डायरी। जयपुर की महारानी की डायरी का नाम आपने सुना होगा, द डायरी ऑफ ए प्रिंसेस। द डायरी ऑफ ए प्रिंसेस, राजकुमारी की डायरी। इस डायरी को लिखा महारानी गायत्री देवी ने। उसी तरीके से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की डायरी है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो डायरी है, वो डायरी भी साहित्य की दृष्टि से बहुत ही मायने रखती है, बड़ी मशहूर है। लेकिन अगर पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी की अगर चर्चा की जाती है तो सबसे ऊपर नाम तो इसी डायरी का आता है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। चैप्टर बच्चों आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, और जो चीजें दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं जिनके अंदर कहानी का जैसा कोई सूत्र नहीं है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। परंतु आपको इस डायरी को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी लड़की ने उस डायरी के माध्यम से बिल्कुल क्रमानुसार अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। और बच्चों केवल अंग्रेजी में ही क्यों, आप हिंदी में भी जब 11वीं 12वीं कक्षा में जाएंगे तो आपको एन फ्रैंक की डायरी हिंदी साहित्य में भी पढ़ने को मिलेगी। सूरज प्रकाश नाम के एक बहुत बड़े अनुवादक हुए हैं, उन्होंने इस डायरी का हिंदी में अनुवाद किया है। और ये इसी शीर्षक से जो है, मुझे ठीक से याद नहीं है 11th या 12th, पर दोनों में से किसी एक के अंदर जो है सूरज प्रकाश के द्वारा एन फ्रैंक की डायरी का अनुवाद अभी वर्तमान में आपके जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है उसमें चलता है। तो इसका महत्व केवल जो है अंग्रेजी की दृष्टि से नहीं है, हिंदी में जब जाओगे आप तो भी इस डायरी को आपको कहीं कहीं पढ़ना है। तो इस डायरी से आपको एक बार अपडेट होना है। मैं जरा डायरी के बारे में बच्चों थोड़ा बताता हूं आपको। देखो, बिफोर यू रीड, उससे पहले कि आप इस डायरी को पढ़ो, देखो बच्चों, ये जो फोटो है लड़की की, इन्होंने क्या लिखा, दिस इज ए फोटो। एक फोटो है, कोई समस्या, साधारण वाक्य। दिस इज ए फोटो, ये एक फोटो है। एज का मतलब होता है बच्चों जैसी हूं वैसी ही। एज का मतलब होता है जैसी हूं वैसी ही। दिस इज ए फोटो एज आई वुड विश, एज आई वुड विश, जैसी मैं चाहूंगी। माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, माई सेल्फ टू लुक ऑलवेज। इसके अंदर जो है एन फ्रैंक ये कहती है कि ये वो फोटो है जिसमें मैं जैसी दिखती हूं, इस तस्वीर के अंदर मैं जैसी दिखती हूं, मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा हमेशा, फॉर ऑल द टाइम का मतलब होता है फॉर ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए मैं वैसी ही दिखती रहूं। ये वो तस्वीर है, और इस तस्वीर के अंदर मैं जैसी दिख रही हूं, मैं ये चाहूंगी कि मैं हमेशा, मैं सदा सर्वदा, मैं सदैव वैसी ही दिखती रहूं। ये ट्रांसलेशन आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये जो एन फ्रैंक की डायरी है, इसके अंदर एन फ्रैंक ने बहुत सारी बातें लिखी है, परंतु एन फ्रैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन है
सबसे इंपॉर्टेंट जो उद्धरण है, जो इसके ये जो डायरी है उसकी पहचान को बताता है, वो एक उद्धरण में आपको हिंदी में बताता हूं। यह कितना रोचक है कि कोई भी आदमी पल दो पल के लिए ठहर करके इस जिंदगी को, इस दुनिया को खूबसूरत बनाना नहीं चाहता है। वो ये कहती है कि हाउ सरप्राइजिंग इट इज, ये कितना रोचक है, कितना विस्मयकारी है कि nobody has time to make the world better stopping for a moment। एक क्षण, दो क्षण, पल दो पल के लिए ठहर करके कोई भी इस जिंदगी को, इस दुनिया को खूबसूरत बनाना नहीं चाहता है। ये कितना रोचक है, ये कितना सरप्राइजिंग है, ये कितना विस्मयकारी है। ये इसका बच्चों, ये जो कोटेशन मैंने बोला, ये इसका मोस्ट फेमस कोटेशन है। अच्छा आगे चलना आप, तो आगे इसमें लिखा है देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड। तब ये हो सकता है कि देन आई वुड, तब ये हो सकता है कि आई वुड मे बी हैव ए चांस, यानी मुझे मौका मिल जाए, टू कम टू हॉलीवुड, हो सकता है कि तब मुझे हॉलीवुड में आने का मौका मिले। इस तस्वीर के अंदर मैं जैसी दिखाई दे रही हूं, मैं चाहूंगी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसी दिखूं, और अगर ऐसा हुआ तो आई मे बी गिवन ए चांस, हो सकता है कि मुझे नियति के द्वारा, भाग्य के द्वारा ऐसा मौका मिले, दैट आई गेट ए चांस इन हॉलीवुड। हॉलीवुड का मतलब जैसे अपने बॉलीवुड है, उसी तरीके से हॉलीवुड का मतलब जहां जो मूवीज बनती है, जो फिल्में बनती है, तो उसके बारे में करी है कि तब जो है मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है तब मुझे हॉलीवुड में आने का चांस मिले। यहां बच्चों काम की जो बात है वो दूसरी है। आप एक शब्द लिखना, सेंटेंस लिखना, आई मे बी लेट टूडे। आई मे बी लेट टूडे यानी मैं आज लेट हो सकता। लिखना बच्चों, सेंटेंस लिखने लाएंगे। आई मे बी लेट टूडे यानी मैं आज लेट हो सकता हूं। और आगे लिखेंगे बच्चों आप मे बी, देखना, मे बी वी शुड डू इट टुमारो। ये बच्चों ग्रामर की ऐसी बात है, और दरअसल पाठ के बीच बीच में ग्रामर की ऐसी बातें आती है कि जब आपको हम सेपरेट ग्रामर पढ़ाते हैं तब वो बातें जो हम टच भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बातें तो प्रसंग के अनुसार आती है, ये बातें तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आती है। सेपरेट ग्रामर पढ़ाने का मतलब केवल ग्रामर की कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है, लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तब ग्रामर की बात के ऊपर अगर आप विचार करते हैं तो कई इस प्रकार के अनछुए पहलू आपके सामने आते हैं। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई मे बी लेट टुडे का मतलब आज मैं लेट हो सकता हूं, या आज मुझे देर हो सकती है। और दूसरा वाक्य है बच्चों मे बी वी शुड डू इट टुमारो, हो सकता है कि हम इसे कल करें। मे बी वी शुड डू इट टुमारो, हो सकता है कि हम इसे कल करें। अब बच्चों ये जो दोनों सेंटेंसेज है इन्हें जरा गौर से देखो आप, और गौर से देख करके ये पता लगाने की कोशिश करो कि व्हाट इज द डिफरेंस इन राइटिंग दीज टू सेंटेंसेस। इन दोनों वाक्यों को लिखने के अंदर क्या फर्क जो है मैंने पैदा कर दिया है। जो पहला सेंटेंस है बच्चों, उसमें आपने देखा कि मैंने मे बी को मिलाकर लिखा है, ध्यान से देखो। और जो दूसरा सेंटेंस है बच्चों, इसके अंदर मैंने मे बी को मिलाकर नहीं लिखा है। इसका क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? ऐसा इसकी क्या वजह है कि यहां तो मैंने मिला के नहीं लिखा है और यहां पर मैंने मिला के लिखा है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो समझाना चाहता हूं बात वो ये है, आई मे बी लेट टूडे, आज मैं लेट हो सकता हूं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। शुद्ध करने के लिए मैं, ये आ गया मैं, और बीच में स्पेस देना पड़ेगा और आएगा बी। निष्कर्ष ये निकला बच्चों, वेर मे इज यूज्ड एज ए मॉडल, जब मे का प्रयोग मॉडल की तरह किया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो? आई मे बी लेट टुडे का मतलब आज मुझे देर हो सकती है, संभावना है, पॉसिबिलिटी। और आपको मैंने कहा था 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये मॉडल की बात बीच में समझें आप। 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, 3 प्रकार की संभावनाएं होती है। संभावना नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना, मस्ट का प्रयोग होता है। कैसे? ही ट्रेवल्स एसी फर्स्ट क्लास एंड स्टेज 5 स्टार होटल्स। बात को समझना, ही ट्रेवल्स एसी फर्स्ट क्लास एंड स्टेज एट 5 स्टार होटल्स, यानी वो एसी फर्स्ट क्लास के अंदर तो यात्रा करता है तथा 5 सितारा होटलों में ठहरता है।
ही मस्ट बी ए रिच मैन, उसे एक अमीर आदमी होना चाहिए। यहां मस्ट का प्रयोग होगा क्योंकि उसके अमीर होने की संभावना ज्यादा है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, हिंदी में कहते हो बच्चों प्रबल संभावना। बात समझ में आ गई है। दूसरी बात, अगर मैंने कहा कि देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल तो हैं पर न के बराबर हैं, इट मे रेन नहीं आएगा, इट माइट रेन आएगा, क्योंकि बारिश होने की संभावना न के बराबर है। समझ रहे हो, इधर फ्यू आ रहा है, फ्यू नेगेटिव सेंस को इंप्लाई करता है, फ्यू नेगेटिव सेंस देता है। इसलिए दूसरी प्रकार की जो पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, वो होती है रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब क्षीण संभावना। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है तो माइट का प्रयोग करना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर 50-50 है, 50-50 का मतलब आधी संभावना काम होने की है और आधी संभावना मे और मे नॉट, काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपको मे का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देयर आर ए फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कुछ बादल हैं, और अंग्रेजी इसका आगे वाला बनेगा इट मे रेन टू नाइट, आज की रात बारिश हो सकती है। फर्क समझ में आ गया है। अगर आकाश में कुछ बादल है तो मैंने क्या बोला, देयर आर ए फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है, इसलिए आपको उधर माइट का प्रयोग नहीं करके मे का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में आ गई है। 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। नंबर 1, अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मस्ट आएगा। नंबर 2, अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है तो माइट आएगा। लेकिन बच्चों अगर कॉमन पॉसिबिलिटी है, 50-50 वाली स्थिति है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको मे मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। तो देखना आप, यहाँ आपको समझाने वाली बात यह है कि आई मे बी लेट टुडे, इसमें बच्चों स्पेस देना पड़ेगा। मे का प्रयोग जब भी मॉडल के रूप में किया जाता है तो उसको बी के साथ मिला के कभी नहीं लिखना चाहिए। बहुत गहरी बात है, ज्ञान की बात है, समझ लेना, नोट कर लेना इस बात को। दूसरी बात सुनो बच्चों, मे बी वी शुड डू इट टुमारो, हो सकता है हम इस काम को कल करें, हो सकता है हम इस काम को कल करें। यहां पर देखो बच्चों, ये जो मे है ना, इनको यो निकालो और दोनों का स्पेस खत्म करके मिलाओ। आपको ये पता होना चाहिए, नहीं है तो जान लो, मे बी एक एडवर्ब होता है। मे बी को जब मिला के लिखा जाता है तो इसका मीनिंग है ऐसा मुमकिन है, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, इसका ऐसा हिंदी संभवतया क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, संभवतया। और बच्चों मे बी को जब मिला के लिखते हैं तब ये मॉडल का काम नहीं करता, अपितु एडवर्ब का काम करता। अब आपकी किताब के सेंटेंस में आओ, देखो क्या करिए। दिस इज ए फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें मैं जैसी दिखती हूं, मैं चाहती हूं कि हमेशा हमेशा के लिए मैं वैसे ही दिखूं। आगे चलो, देन फिर आई वुड, और आगे देखो मे बी आ रहा है। इस मे बी को बच्चों मिला के लिखा गया है और बिल्कुल सही लिखा गया है। इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, देन हो देन यानी फिर, आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड, तब हो सकता है या संभवतया मुझे हॉलीवुड में आने का चांस मिल सकता है। ये बात क्लियर हो गई है। एन फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942, सन 1942, 10 अक्टूबर, तब एन फ्रैंक ने डायरी लिखी है। उस जमाने की बात है बच्चों, जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का राज था और महात्मा गांधी इंडिया में एक मूवमेंट चला रहे थे जिसका नाम क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई, करो या मरो, इस तरीके का नारा उन्होंने दिया था। तो भारत के अंदर जो स्थिति ऐसी थी, तब विदेश के अंदर जो स्थिति थी, उसका सारा जो आंखों देखा हाल, उसका जो पूरा जो क्रमवार जो विवरण है वो आपको इस डायरी में पढ़ने को मिलेगा। देखो बच्चों, बिफोर यू रीड, उससे पहले कि आप पढ़ो, एनलीस मैरी एन फ्रैंक, पूरा नाम है इनका, एनलीस मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929, फरवरी, मार्च। देखो इस तरीके से डायरी की एंट्री इस तरीके से करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखो 12 जून 1929, आइए क्या लिखा, देखो फरवरी, मार्च 1945, इसके बीच की कहानी है ये 12 जून 1929 से लेकर के फरवरी या मार्च 1945 जो है, उसके बीच का जो बच्चों इसका टाइम है, ये 29 के अंदर जन्मी और 1945 के अंदर जो है ये क्या हो गई, ये मार दी गई, या जो है ये जो जर्मन कैंप्स हैं उनके उन यातना शिविरों के अंदर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो लाइफ ड्यूरेशन है, इसका जो जीवन काल है बच्चों, वो बहुत छोटा है। ठीक है, एक अधिखिला पुष्प है, ये पूरे इस संसार को अपनी प्रतिभा की जो सुगंध है उससे पूरी तरह से पूरित करने का इसको मौका नहीं मिला, परंतु इतने कम समय के अंदर इसने जो डायरी दुनिया को दी, उस डायरी की दृष्टि से इस लड़की का साहित्य की दृष्टि से जो है बड़ा गजब का महत्व है। आगे देखना बच्चों, एन फ्रैंक वाज ए जर्मन, एन फ्रैंक जो है एक जर्मन थी, एंड शी वाज बॉर्न का मतलब जन्म से, ए ज्यूइश गर्ल, और जन्म से वह एक यहूदी लड़की थी, हु रॉट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, और उसने अपनी डायरी को कब लिखा था, शी रॉट हर डायरी while she was hiding with her family and 4 friends in
एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसमें ये बताया बच्चों कि जो लड़की है ये जूविश थी। जूविश का मतलब होता है बच्चों JEW, जू मानी क्या होता है? यहूदी। JEW, जू मानी क्या होता है? यहूदी, है ना। तो जैसे आपको बताते हैं अपन चाइल्ड, तो चाइल्ड से क्या बनता है बच्चों? चाइल्ड में ISS जोड़ते हो, चाइल्डिश, बच्चों जैसा। उसी तरीके से फूल, ISS जोड़ोगे फूलिश, मूर्ख के जैसा। उसी तरीके से एक शब्द होता है बच्चों BOOR, बूर। देखो बोर्ड की तरफ, BOOR, बूर यानी गंवार होता है, और आपने जोड़ दिया ISH, तो क्या बन गया? बोरिश। JEW, जू मानी यहूदी होता है, और ज्यूइश का जैसे इंडिया से इंडियन बना, ठीक है, उसी तरीके से आप ये देख रहे हो जू से बना ज्यूइश। ज्यूइश का मतलब होता है यहूदी जैसा। यहूदी जैसा एडजेक्टिव है, यानी जिन शब्दों के अंत में ISH का प्रयोग होता है ऐसे शब्द बच्चों अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहलाते हैं, और उसका हिंदी अनुवाद विशेषण है। बाकी बात करने के लिए बच्चों मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। ओके। हाँ, आगे देखना। शी वॉज ए जर्मन बोर्न ज्यूविश गर्ल, अर्थात वो जन्म से एक यहूदी लड़की थी। हु रोट, जिसने लिखा, वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जबकि वह अपने परिवार के साथ में गुप्त निवास कर रही थी। जबकि वह परिवार के साथ में क्या कर रही थी? शी वॉज हाइडिंग, यानी अज्ञात निवास कर रही थी। वाइल शी वॉज हाइडिंग विद हर फैमिली, जबकि वह अपने परिवार के साथ में, एंड 4 फ्रेंड्स, तथा 4 अन्य मित्रों के साथ में, इन एम्स्टर्डम, जगह का नाम है, शहर का नाम है। एम्स्टर्डम नाम की जो जगह है, जो शहर है, उस शहर के अंदर जबकि वह अपने परिवार तथा 4 अन्य दोस्तों के साथ में गुप्त निवास कर रही थी या अज्ञातवास कर रही थी। एट दैट टाइम शी रोट ए डायरी, उस समय उसने एक डायरी लिखी, और वो जो डायरी है बच्चों, उसका फ्रैक्शन या उसका अंश जो है हम पढ़ रहे हैं। आगे देखो, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, और यह घटना उस समय की है व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड नीदरलैंड। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बच्चों आधिपत्य। जब जर्मनी ने क्या कर लिया था? जर्मनी ने क्या किया था? नीदरलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑक्यूपाई का मतलब होता है जैसे किसी चीज के ऊपर किसी का कब्जा हो जाना, ठीक है, किसी चीज पर किसी का कब्जा हो जाना। तो देखो ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। तो इस तरीके से इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, यानी जर्मनी के आधिपत्य के दौरान, ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में या जो दूसरा विश्व युद्ध है, उस दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा जब नीदरलैंड के ऊपर ऑक्यूपेशन हो गया था या जर्मनी का नीदरलैंड के ऊपर आधिपत्य हो गया था, तो उस वक्त क्या कर रही थी? उस वक्त वह अपने परिवार तथा अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ में एम्स्टर्डम नाम के शहर में हाइडिंग अर्थात गुप्त निवास कर रही थी। एंड एट दैट टाइम, और उसी वक्त, शी रोट दिस डायरी, उसने इस डायरी को लिखा। और फैमिली हैड मूव्ड, उसका परिवार चला गया था। हर फैमिली हैड गॉन, हर फैमिली हैड शिफ्टेड, उसका परिवार शिफ्ट हो गया था, चला गया था कहां? टू एम्स्टर्डम,
उसका परिवार एम्स्टर्डम शहर में चला गया था आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन द जर्मनी। इसका मतलब यह हुआ कि जर्मनी में जब नाजी लोगों ने गेन पावर का, गेन यानी होता है बच्चों हथियार लेना, और पावर का मतलब होता है सत्ता। इसका मतलब यह हुआ कि जब नाजी लोगों ने जर्मनी में सत्ता को हथिया लिया था, जब नाजी लोगों ने जर्मनी में सत्ता को हथिया लिया था, तब वह अपने परिवार के साथ में, या उसका जो फैमिली है, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, तब उसका पूरा का पूरा परिवार जो है अपने 4 दोस्तों के साथ में एम्स्टर्डम नाम के शहर में चला गया था आफ्टर द नाजीज गेंड पावर। यानी कब? आफ्टर द नाजीज गेंड पावर, यानी नाजीज लोगों ने, जो नाजी का मतलब समझे नाजीवाद, फांसीवाद, ठीक है, तो जो नाजीज यानी जो नाजी लोग हैं उन्होंने क्या किया था, सत्ता को हथिया लिया था इन जर्मनी में। बट वर ट्रैप्ड, परंतु बच्चों जल्दी क्या हो गया, देवर वेरी सून कॉट, देवर वेरी सून अरेस्टेड, जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया गया, जल्दी जो वो फंस गए, पकड़ में आ गए, ठीक है। बट वर ट्रैप्ड का मतलब होता है, बट देवर वेरी क्विकली एनस्नेयर्ड, एनस्नेयर का मतलब होता है जाल में फंस जाना। देखो बच्चों क्या शब्द बोला मैंने, एनस्नेयर, ये एनस्नेयर एक वर्ब है और सेकंड फॉर्म बन गई। वेरी सून देवर एनस्नेयर्ड, अर्थात जल्दी, देवर ट्रैप्ड अर्थात जल्दी वो जाल में फंस गए, या जल्दी देवर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब नाजी लोगों का आधिपत्य बढ़ गया, एक्सटेंड का मतलब विस्तार हो गया, जब नाजी लोगों के आधिपत्य का विस्तार हो गया इनटू द नीदरलैंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि जब नाजी लोगों के आधिपत्य का विस्तार नीदरलैंड के भीतरी भाग तक हो गया, इनटू यानी होता अंदर तक, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब नाजी लोगों के आधिपत्य का विस्तार, जब नाजी लोगों के आधिपत्य का विस्तार नीदरलैंड के भीतरी भाग तक हो गया, ठीक है, तो जल्दी क्या हुआ बच्चों, वो एम्स्टर्डम शहर के अंदर छुपे हुए थे, बट देवर वेरी सोन ट्रैप्ड, वो जल्दी जो है जाल में फंस गए, अर्थात वो पकड़ दिए गए। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, एज का मतलब होता है जैसे ही, और परसिक्यूशन शब्द को लिखो बच्चों, परसिक्यूशन का मीनिंग होता है जुल्म या अत्याचार। परसिक्यूशन देखना, परसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन, ओके। एक शब्द लिखो बच्चों, देखो DIARY, और एक शब्द लिखो बच्चों DAIRY। उसी तरह एक शब्द लिखो बच्चों DANIEL, एक शब्द लिखो DENIAL। ये पेरोनिम्स हैं। पेरोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिनके उच्चारण लगभग एक जैसे होते हैं, पर उनकी स्पेलिंग में डिफरेंस होता था, उनका मीनिंग भी थोड़ा अलग होता है। देखो पहला शब्द क्या बोला मैंने, परसिक्यूशन, हिंदी में इसका अर्थ लिखना अत्याचार, जुल्म। दूसरा शब्द है बच्चों प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब किसी के खिलाफ अभियोग चलाना या किसी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई करना। ये डायरी बच्चों आप पढ़ रहे हो, डायरी होती है, और ये डेयरी है, डेयरी जानते हो, ठीक है, तो डेयरी मिल्क, तो डेयरी शब्द जो है ये तो दूध का जो व्यवसाय है उसको डेयरी कहते हैं आप, और ये डायरी स्पेलिंग में देखो आप कुछ नहीं है, ए इधर आ रहा है, आ इधर जा रहा है। एक शब्द बच्चों डेनियल, डेनियल एक ऐसे आदमी को कहते हैं वन हु इज ट्रू इन जजमेंट, वन हु इज ट्रू इन इम्पार्टिंग जजमेंट, एक ऐसा आदमी जो न्याय करने के अंदर बड़ा होशियार हो, उसको डेनियल कहते हैं। और डिनाइल का मतलब होता है बच्चों डिनाई करना, किसी बात को मना करना, अर्थात इनकार कर देना, किसी बात की मनाही, किसी बात की अस्वीकृति जो होती है, दैट इज नोन एज डिनाइल। ओके बच्चों, तो देखना आगे क्या लिखा है इसमें, बट वर ट्रैप्ड, परंतु जल्दी वो पकड़ दिए गए, बट दे वर सून कैप्चर्ड, जल्दी उनको कैप्चर कर लिया गया। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, जब नाजी लोगों का आधिपत्य नीदरलैंड्स की सीमाओं के भीतरी भाग तक विस्तृत हो गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, यानी ज्यों-ज्यों या जैसे जैसे जो ज्यूइश पॉपुलेशन यानी ज्यों-ज्यों यहूदी आबादी या यहूदी जनसंख्या पर उनके जुल्म या उनके अत्याचार बढ़ते गए, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, तो उनका परिवार क्या हो गया, द फैमिली हिड देमसेल्व्स, उस परिवार ने अपने आप को छुपा लिया। इन जुलाई 1942, जुलाई सन 1942 में वह परिवार कहां चला गया, वह परिवार एक गुप्त निवास स्थान के ऊपर अज्ञातवास में चला गया। इन हिडन रूम्स, हिडन रूम्स का मतलब होता है गुप्त कमरों में जाके रहने लगा, गुप्त प्रकोष्ठों में जाके रहने लगा। इन हर फादर, उनके जो पिता है जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, उनके पिता ऑटो फ्रैंक का जो कार्यालय है, उनके पिता ऑटो फ्रैंक के कार्यालय भवन में जो गुप्त कमरे बने हुए थे, उन गुप्त कमरों में जाकर के वो अज्ञातवास में रहने लगे। एम्स्टर्डम में क्या किया उन्होंने, दे वेंट
एंड स्टार्टेड लिविंग, और उन्होंने गुप्त रूप से रहना चालू कर दिया। कहां पर? इन द सीक्रेट चेंबर्स। वो जो सीक्रेट चेंबर्स अर्थात वो जो हिडन रूम्स थे, अर्थात जो गुप्त कमरे थे। और ये कमरे कहां थे? ये उनके पिताजी हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, उसके पिताजी जो ओटो फ्रैंक हैं उनकी ऑफिस बिल्डिंग या उनके कार्यालय भवन की जो इमारत है, उस कार्यालय भवन की इमारत के अंदर जाकर के जो है वो गुप्त रूप से रहने लगे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग का मतलब अज्ञातवास के 2 साल के पश्चात, 2 साल तक तो जो उनका टाइम पास हो गया। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, अज्ञातवास के 2 साल के पश्चात, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, उस पूरे समूह के साथ में विश्वासघात हो गया। बिट्रे का मतलब होता है चीटेड, द ग्रुप वॉज चीटेड। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग अर्थात अज्ञातवास के 2 वर्षों के पश्चात, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, उस उनके दल के साथ में धोखा हो गया। एंड ट्रांसपोर्टेड एंड दे वर कैरीड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और बच्चों उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड, जहां पर जो एन है उसकी मृत्यु हो गई। ऑफ टाइफस यानी तंद्रिक ज्वर, टाइफस का मतलब होता है तंद्रिक ज्वर नाम की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। इन बर्जैन बेल्सेन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, यानी जो उसकी बड़ी बहन की मृत्यु के कुछ ही दिनों पश्चात, उसकी जो बड़ी बहन है जिसका नाम था मार्गोट फ्रैंक, तो उसकी जो बड़ी बहन उसकी दीदी है मार्गोट फ्रैंक, उसकी मृत्यु के कुछ ही दिनों के पश्चात में एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई। किससे हुई बच्चों? उसकी मृत्यु टाइफस नाम की बीमारी से हुई। टाइफस, देखो डाई अपने बाद में ऑफ लेता है, डाई ऑफ ए डिजीज, याद रखना डाई ऑफ ए डिजीज। अगर आपको डाई के बाद में खालिस्तान दे दिया जाए और आगे किसी बीमारी का नाम आता है तो खालिस्तान में बच्चों आपको हमेशा क्या बढ़ना चाहिए? ऑफ बढ़ना चाहिए। डाई ऑफ ए डिजीज होता है। अच्छा देखना, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। ये कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो बच्चों आपका कंसंट्रेशन आपकी किताब पर ही होना चाहिए। एकाग्र चित्त होना, दत्त चित्त होना को कंसंट्रेशन कहते हैं, पर यहां इसका मीनिंग है बंदी शिविर। बंदी शिविर का मतलब जो कैदी लोग हैं उनको जहां ले जाके डाला जाता था उसको बोला गया कंसंट्रेशन कैंप, हिंदी में कहेंगे बंदी शिविर। देखो बच्चों क्या शब्द लिखा है, एंड देवर कैरीड और देवर ट्रांसपोर्टेड, उनको ले जाया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उनको बंदी कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम अर्थात उनको बंदी शिविर प्रणाली या बंदी शिविर व्यवस्था जो है उस प्रणाली के अंदर ले जाया गया। और वहां क्या हुआ? वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस, वहां पर जो एन है वो तंद्रिक ज्वर नाम की बीमारी से मर गई। इन बर्जैन बेल्सेन, ठीक है, इन बर्गेन बेल्सेन यानी जो बर्गेन बेल्सेन है उस जगह जो है उसकी तंद्रिक ज्वर नाम की बीमारी से मृत्यु हो गई। कितने दिनों में? विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, यानी उसकी जो बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक है उसकी मृत्यु के कुछ ही दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उनके ग्रुप में से केवल एक ही आदमी जिंदा बचा। ओनली सर्वाइवर का मतलब एकमात्र जीवित व्यक्ति। उसके पिता ओटो फ्रैंक जो उनके दल में से या उनके समूह में से एकमात्र जिंदा व्यक्ति थे। ही रिटर्न अर्थात वो लौटे टू द एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम के अंदर लौटे। रिटर्न के बारे में कई बार बताया बच्चों, रिटर्न के बाद में बैक शब्द का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। ही रिटर्न, बैक नहीं बोलना चाहिए। ही रिटर्न टू एम्स्टर्डम अर्थात वो एम्स्टर्डम शहर के अंदर लौटे। आफ्टर द वार एंडेड, जब वार समाप्त हो गया, जब युद्ध समाप्त हो गया, तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात वे वापस कहां लौटे? उसके पिताजी वापस एम्स्टर्डम शहर में लौटे। टू फाइंड दैट एंड ही फाउंड दैट, और उसके पिताजी ने क्या पाया? उसके पिताजी ने यह पाया कि हर डायरी हैड बीन सेव्ड अर्थात उसकी डायरी सुरक्षित बच गई थी। उनके दल में से एकमात्र जिंदा व्यक्ति उसके पिता ओटो फ्रैंक थे, और जब वो उस यंत्रणा के दौर से निकले, से जब उभरे, तो ही रिटर्न एम्स्टर्डम, वो वापस एम्स्टर्डम पहुंचे। एंड देयर ही फाउंड दैट द डायरी रिटन बाय एन फ्रैंक वाज सेव्ड, और उन्होंने ये पाया कि एन फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई जो डायरी थी वह सुरक्षित बच गई थी। उस डायरी को उन्होंने पढ़ा, कन्विंस्ड दैट, उस डायरी को उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में ही वो कन्विंस्ड, उन्होंने ऐसा मान लिया। कन्विंस का मतलब ऐसा मान करके, कन्विंस्ड दैट ऐसा मान करके कि इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और उनको ऐसा लगा कि एक अनोखा रिकॉर्ड है, ये एक अनोखा क्या बोलते हैं दस्तावेज है, इसको एक अनोखा दस्तावेज, इसको एक नायाब दस्तावेज मानते हुए उन्होंने क्या किया? एंड ही वाज कन्विंस्ड दैट, और उन्होंने इस बात को मान लिया इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड की एक अनोखा दस्तावेज है। ही टुक एक्शन, उन्होंने कार्रवाई की। टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने इसको पब्लिश करवाने की, उन्होंने इसको प्रकाशित करवाने की कार्रवाई की। इन इंग्लिश मानी अंग्रेजी में, अंडर द नेम, अंडर द टाइटल, और इस डायरी का नाम रखा द डायरी ऑफ ए यंगर, यानी एक किशोरी की डायरी। क्या अनुवाद रखा इसका? एक किशोरी की डायरी।
द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसका मतलब एक किशोरी, एक तरुणी नहीं कह सकते आप उसको, क्योंकि इन्होंने क्या है कि जो 18 साल की उम्र को तो प्राप्त नहीं किया था, तो 18 तक तो टीनेज ही होती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो किशोरी, उसको तरुणी या युवती नहीं कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज आगे देखना। द डायरी वॉज गिफ्टेड टू एन फ्रैंक, ये डायरी उपहार के रूप में एन फ्रैंक को दी गई थी। द डायरी वॉज गिवन एन फ्रैंक, ये डायरी उपहार के रूप में एन फ्रैंक को दी गई थी। फॉर हर 13th बर्थडे, फॉर हर 13th बर्थडे का मतलब ऑन हर 13th बर्थडे, अर्थात उसका जो 13वां जन्मदिन है, उस 13वें जन्मदिन के ऊपर ये डायरी एन फ्रैंक को गिफ्ट के रूप में दी गई थी। इट वॉज गिवन, इट वॉज गिफ्टेड, ओके, एंडोर्ड, इट वॉज एंडोर्ड, ENDOW, एंडो का मतलब होता है बच्चों उपहार में, सौगात के रूप में कोई चीज देना। आगे देखो, एंड क्रॉनिकल्स, और ये एक ऐसी डायरी है दैट गिव्स द कंप्लीट डिटेल ऑर्डर वाइज, क्रॉनिकल का मतलब होता है बच्चों क्रमबद्ध विवरण देना, एंड इट क्रॉनिकल्स, और ये क्या करती है ऑर्डर वाइज, ये जो है लगातार हमको क्रमबद्ध विवरण देती है। किसका? द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, यानी उसके जीवन की 12 जून सन 1942 से लेकर के अंटिल इट्स फाइनल एंट्री, इसकी जो अंतिम, फाइनल मीन लास्ट, इसकी जो अंतिम प्रविष्टि है ऑफ 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त सन 1944 को जब उसने इस डायरी के अंदर अंतिम प्रविष्टि की, तो तब से लेकर के, ठीक है, इस ये जो दोनों मैंने डेट्स बोली है, इन दोनों डेट्स के बीच का उसके जीवन का जो घटना चक्र है, उसको सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ये डायरी क्या करती है, पेश करती है, ये डायरी हमारे सामने प्रेजेंट करती है। आइए देखो बच्चों, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, अंततोगत्वा, इवेंचुअली शब्द को अंडरलाइन कीजिए, और इसका मीनिंग होता है बच्चों इवेंचुअली यानी होता है एट लास्ट, अंततोगत्वा, फाइनली, एंड इट वॉज फाइनली ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, और अंततोगत्वा इस डायरी का विश्व की कई भाषाओं के अंदर अनुवाद किया गया, और अंततोगत्वा इस डायरी का विश्व की कई भाषाओं के अंदर क्या किया गया, अनुवाद किया गया। देखो क्या लिखा है, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, यानी इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट, इसका जो मूल पाठ था, दैट वाज रिटन इन डच, वो तो डच में लिखा गया, लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम, परंतु कालांतर में इट वाज ट्रांसलेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कालांतर में इसका लगभग विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। देखो बच्चों, आप जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर रॉट इज मास्टरपीस गीतांजलि ओरिजिनली इन बंगाली। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी मास्टरपीस रचना, अपनी जो सर्व प्रमुख कृति जिसका नाम गीतांजलि है, उसको उन्होंने मूल रूप से किसमें लिखा था, उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट, उसका जो मूल पाठ है, दैट वाज रिटन इन बंगाली, वो तो बंगाली में लिखा गया था, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम, परंतु कालांतर में इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द पोएट हिमसेल्फ, लेकिन बाद में अंग्रेजी के अंदर इसका अनुवाद स्वयं कवि के द्वारा किया गया। आपको पता होना चाहिए द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, जो ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, सत्य के प्रति मेरे प्रयोग, ये मूल रूप से बच्चों गुजराती में लिखी गई थी। मूल रूप से इसका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, इसका मूल पार्ट, दैट वाज रिटन इन गुजराती, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, परंतु कालांतर में इसका अनुवाद किसमें किया गया, कालांतर में इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। तो कई लोग क्या है, जो जिस क्षेत्र के होते हैं वो अपनी जबान के अंदर बात को लिखते हैं, लेकिन जब वो इतनी लोकप्रिय हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दुनिया की कई भाषाओं में उसका अनुवाद करते हैं। आपको पता, हमारी जो गीता है, तो गीता का जो मूल पाठ या उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, दैट इज इन संस्कृत, हर कोई जानता है कि वो तो संस्कृत में है, पर आज वो अंग्रेजी में अवेलेबल है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की मैक्सिमम लैंग्वेजेस के अंदर जो है श्रीमद् भगवत गीता वो क्या किया जा चुका है, अनुवाद किया जा चुका है, ट्रांसलेशन किया जा चुका है। आगे देखना क्या लिखा है, तो मूल रूप से डच में लिखी गई थी, बट इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, परंतु इसका अनुवाद कई जबानों में, कई भाषाओं में किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई, एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, इसको रीड नहीं रेड बोल रहा हूं मैं, इसको रीड नहीं रेड बोल रहा हूं, इसका कारण आप जानते हैं, रीड रेड होता है सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। सेम स्पेलिंग, जैसे मैं आपको कहता हूं आई रीड ए बुक, लेकिन आई हैव रेड ए बुक, आई रीड ए बुक, आई हैव रेड ए बुक। मैं समझाना चाहता हूं कि व्हेन द वर्ब रीड इज यूज्ड एज सेकंड और द थर्ड फॉर्म, जब इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में आप यूज करते हैं तो स्पेलिंग तो वही रहती है, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन चेंजेस, परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन या इसका उच्चारण है बदल जाता है। आगे देखना बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई है। तो बच्चों, ये हमारा सौभाग्य है, इस प्रकार की किताब को पढ़ने से आप कैसे वंचित रह सकते हो। जिस किताब को दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब माना गया है, तो दिमाग में से ये बिंदु बिल्कुल निकाल दो कि चीज बोरिंग है। आप जानते हो चीजें कई सारी बोरिंग होती है, पढ़ाई अपने आप में बोरिंग हो सकती है, पर पढ़ाई तो करनी पड़ती है। हर चीज आपकी रुचि के अनुकूल नहीं हो सकती, हर चीज आपकी मनोदशाओं के अनुकूल नहीं हो सकती, आपको अपनी मनोदशाओं को उनके अनुकूल बनाना पड़ता है। हर कोई इस बात को जानता है, काम करना किसे अच्छा लगता है, नोबडी वांट्स टू वर्क, कोई काम नहीं करना चाहता है, पर बच्चों काम तो करना पड़ता है, क्योंकि यही तो जीवन का नियम है। पढ़ाई अच्छी किसी को लगे न लगे, पर पढ़ाई तो करनी पड़ती है। ओके, आगे देखना आप, तो
देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, कई फिल्में भी बन चुकी है। देयर हैव आल्सो बीन, देखो बच्चों हैव के बाद में आ रहा BEEN, बीन। एक बात अच्छे समझ लीजिए, बेशक इस सेंटेंस के अंदर हैव बीन का प्रयोग हो रहा है, परंतु इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING नहीं आ रहा है, आगे सिंस या फॉर नहीं आ रहा है। इसलिए बच्चों इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझने की भूल न करें। यह वाक्य तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि हैज हैव तो इसमें आ रहा है, और बीन क्या है बच्चों, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी। बीन क्या है, बीन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, कई फिल्में बन चुकी है। टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन एंड थियोरेटिकल प्रोडक्शंस, कई दूरदर्शन के तथा जो नाट्य कार्यक्रम है वो इस पर बन चुके हैं। एंड इवन एन ओपेरा, और यहां तक कि एक नृत्य नाटिका बन चुकी है। बेस्ड ऑन द डायरी, और उस डायरी के ऊपर आधारित यहां तक कि एक नृत्य नाटिका बन चुकी है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर, डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर, अर्थात एक परिपक्व व्यक्ति की रचना के रूप में इसको वर्णित किया गया है। एंड इंसाइटफुल माइंड, और साथ ही साथ ये जो अंतर्दृष्टिपूर्ण मस्तिष्क है उसकी उपज इसको माना गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, ये डायरी हमको उपलब्ध कराती है एक अंतरंग परीक्षण ऑफ डेली लाइफ, ये दैनिक जीवन का एक अंतरंग परीक्षण हमको उपलब्ध कराती है। अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, अर्थात ड्यूरिंग नाजी ऑक्यूपेशन, यानी नाजी लोगों के आधिपत्य के दौरान जो मतलब की घटनाएं थी उनका हमें सिलसिलेवार वर्णन करती है। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, एन फ्रैंक बन गई है दुनिया की सबसे ज्यादा ज्ञात एंड डिस्कस्ड और सबसे ज्यादा चर्चित ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट को अंडरलाइन करो बच्चों, विनाश लीला। विनाश लीला यानी एन फ्रैंक दुनिया की विनाश लीला के अंदर पीड़ित, एन फ्रैंक जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा ज्ञात तथा चर्चित विनाश लीला पीड़िता बन गई है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया है। अब आप जानते हो कल से आपकी छुट्टियां आ गई है दीपावली की, तो दीपावली के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई। और दूसरी बच्चों आपसे मैं एक निवेदन, ये भी आपको जो टीचर्स गुरुजन लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं थोड़ा ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब मेरी क्लास चल रही हो और जब मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं तब कुछ टीचर जो है लगातार मुझे फोन किए जाते हैं, बच्चों जैसी हरकतें हैं, बार बार फोन किए जाते हैं, जबकि आपको पता है कि इस स्थिति के अंदर मैं आपका फोन उठा नहीं सकता हूं। दूसरी बात, कुछ टीचर्स का कहना ही है कि बच्चे मेरी बात को कम समझ पाते हैं। उन टीचर्स से, उन गुरुजनों से मेरा ये निवेदन है कि वो विद्यालय समय के अलावा अपना जो अमूल्य अतिरिक्त समय बच्चों को देकर के उनकी जो कमजोरी है उसको दूर करें, क्योंकि मैं तो यहां पर बच्चों का चेहरा देख नहीं सकता हूं। मेरे यहां पर इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसको ध्यान में रख करके मैं शिक्षण नहीं कर सकता हूं। इसलिए ऐसे गुरुजनों से मेरा यह निवेदन है कि जिम्मेदारी उनकी भी है और उनको अपने विद्यालय समय के अलावा जो अतिरिक्त समय निकाल करके उन बच्चों का लेवल, इस लेवल तक लाएं कि वो मेरी बात को समझ सकें। नमस्कार।